डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, एक व्यक्ति का हमने निर्धारण करना है कि उसकी निवासीय स्थिति क्या है, यानी कि एक व्यक्ति की निवासीय स्थिति का निर्धारण। अब जब टैक्स लगाया जाता है तो टैक्स जो है किसी भी करदाता के ऊपर ऐसे नहीं लगा दिया जाता है, पहले वो देखा जाता है कि उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, यानी कि उसकी निवासीय स्थिति क्या है, क्या वो निवासी है भारत का कि नहीं है। और ये देख लो कि निवासी में और नागरिक में होने में फ़र्क है। ठीक है, अब इनकम टैक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक पाकिस्तान का व्यक्ति जो है वो भारत में निवासी हो सकता है। ठीक है, और एक भारत का व्यक्ति जो है, भारतीय मूल का व्यक्ति है, वो इनकम टैक्स के लिए गैर निवासी हो सकता है या अनिवासी हो सकता है। ठीक है, लेकिन नागरिकता अलग चीज़ है, भारतीय भारतीय नागरिक होगा, पाकिस्तान का व्यक्ति पाकिस्तान का ही नागरिक होगा। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस देखनी है एक व्यक्ति की, तो उसके लिए देखो एक व्यक्ति जो है वो क्या क्या हो सकता है। एक व्यक्ति जो है वो हो सकता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, यानी कि साधारण निवासी। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, निवासी तो है लेकिन वो भारत में साधारण निवासी नहीं है। ठीक है, और तीसरी स्थिति है वो है नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, कि वो भारत में अनिवासी है। ठीक है, या गैर निवासी है। अब ये जो तीन स्थितियां हमने पढ़ी हैं, ठीक है, पर इसमें ये याद रखना है ये जो पहले वाली दो स्थितियां ये तभी हो सकती है जब वो व्यक्ति जो है वो भारत का निवासी हो। ठीक है, और तीसरी जो है वो गैर निवासी के लिए है। ठीक है, इसके बाद फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल देयर आर टू सेट्स ऑफ कंडीशन। अब ये जो आपने देखा है कि रेजिडेंट बनना है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो ये कैसे निर्धारण होगा, तो इसके निर्धारण के लिए कुछ शर्तें बनी हुई हैं, कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, पहले हमारे पास है टू बेसिक कंडीशंस और फिर उसके बाद है टू एडिशनल कंडीशंस। तो इसके बारे में आपको बताते हैं जो मूल शर्तें हैं और अतिरिक्त शर्तें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहले ये वाली हैं दो मूल शर्तें, फिर दो अतिरिक्त शर्तें। तो ये शर्तें देखने के बाद आप डिसाइड करोगे कि कोई व्यक्ति क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। तो पहले इसको आप स्टडी कर लो, ये क्या है, इफ ए पर्सन सेटिस्फाई एट लीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस एंड बोथ द एडिशनल कंडीशंस ही इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। अगर कोई व्यक्ति, ये जो मूल शर्तें हैं, ठीक है, दो बेसिक शर्तें बताई हुई हैं, दो आधारभूत शर्तें बताई गई हैं, अगर उनमें से किसी भी एक शर्त को पूरी कर लेता है और जो अतिरिक्त शर्तें हैं उन दोनों की दोनों शर्तों को पूरा कर लेता है, तो हम उसको बोलेंगे कि वह भारत का निवासी है और साधारण निवासी है। ठीक है, फिर क्या है, इफ ए पर्सन सेटिस्फाई एट लीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस एंड नन और ओनली वन ऑफ द एडिशनल कंडीशंस ही इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। अब क्या है कि कोई व्यक्ति जो है भारत का रेजिडेंट तो बन गया है, ठीक है, निवासी बन गया है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आगे ये शर्त कही गई है कि अगर वो ये जो आधारभूत शर्तें हैं, बेसिक जो कंडीशन आपको बताया गया दो, उनमें से किसी एक शर्त को पूरी कर लेता है और ये जो दो अतिरिक्त शर्तें हैं, ठीक है, उनमें से वो किसी एक शर्त को पूरी करता है या फिर किसी भी शर्त को पूरी नहीं करता है अतिरिक्त शर्तों में से, तो उसको हम बोलेंगे कि वो भारत का निवासी तो है लेकिन वो साधारण निवासी नहीं है, यानी कि वो क्या है, NOR। ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर इफ ए पर्सन डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, अगर कोई व्यक्ति जो है जो आधारभूत शर्तें हैं उनमें से किसी भी शर्त को पूरी नहीं करता है, तो वो क्या होगा, वो भारत में गैर निवासी होगा, ही इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। एडिशनल कंडीशंस आर नॉट रेलिवेंट फॉर ए नॉन रेजिडेंट। और ये जो गैर निवासी है या अनिवासी है उसके लिए अतिरिक्त शर्तों का कोई महत्व नहीं होगा। तो आप देखते हैं हम सबसे पहले कि टू बेसिक कंडीशन जो है, दो आधारभूत शर्तें हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके लिए सेक्शन बना हुआ है 6 सबसेक्शन 1, यानी कि धारा 6 उपधारा 1 है। तो अब शर्तें देखते क्या है, एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही सेटिस्फाई एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस। कोई भी व्यक्ति जो है
ठीक है, उसको भारत में निवासी माना जाएगा। ठीक है, अगर वो नीचे लिखी हुई जो आधारभूत शर्तें हैं उनमें से किसी भी एक शर्त को पूरी कर देता है तब। ठीक है, अभी हम सिर्फ निवासी की बात कर रहे हैं, साधारण निवासी या असाधारण निवासी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, निवासी होने के लिए शर्त क्या है, इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त उसने पूरी करनी है। पहली शर्त क्या है, ही इज इन इंडिया और ए पीरियड ऑफ 182 days और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो वो क्या है, भारत में, ठीक है, जो गत वर्ष था उसमें 182 दिन या उससे अधिक दिन रहा होना चाहिए। ठीक है, कौन सा गत वर्ष, जो संबंधित गत वर्ष है। जैसे इस समय हमारे पास ईयर चल रहा है 2021-22। ठीक है, तो इसका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या होगा, वो होगा 2020-21। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, तो वो क्या है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज़्यादा दिन भारत में रहा होना चाहिए, या फिर, ठीक है, या दोनों शर्तें पूरी कर दे या एक कर दे। ठीक है, या फिर दूसरी शर्त क्या है, ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 days और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। जो संबंधित गत वर्ष है उसमें वो 60 दिन या फिर उससे ज़्यादा दिन भारत में रहा होना चाहिए, और एंड फॉर 365 days और मोर ड्यूरिंग फॉर इमीजिएटली प्रोसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। और उससे पहले के जो गत वर्ष थे 4, ठीक है, उससे पहले के 4 गत वर्ष जो हैं संबंधित, उसमें उनमें वो 365 दिन या उससे ज़्यादा दिन भारत में रहा होना चाहिए। तो इन दोनों शर्तों को पूरी कर दे या दोनों में से किसी एक शर्त को पूरी कर दे कोई व्यक्ति, तो उसको हम बोलेंगे कि वो भारत में निवासी है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास एक्सेप्शंस, इसके अपवाद भी हैं। अपवाद में क्या है, इन द फॉलोइंग 3 केसेस सेकंड कंडीशन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। कहते हैं ये नीचे हम 3 केस बता रहे हैं, इन 3 केसों में या 3 स्थितियों में क्या होगा, जो दूसरी स्थिति बताई गई है, दूसरी कंडीशन बताई गई है, उसको हमने नहीं लेना है, उसको हम मान के नहीं चलेंगे। दूसरी कंडीशन कौन सी, ये वाली, ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 days और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड फॉर 365 days और मोर ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो ये जो हम नीचे 3 पॉइंट बताएंगे उसमें आपने ये वाली कंडीशन को मान के नहीं चलना है, उसमें आप ये पहले वाली कंडीशन है सिर्फ उसी को लेके चलोगे। तो वो कौन कौन सी शर्तें हैं, ठीक है, ये लिखा है, इट मीन्स दैट टू बी ए रेजिडेंट इन इंडिया दे मस्ट स्टे फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 182 days इन इंडिया। यानी कि 182 दिन वाली शर्त होनी चाहिए कि वो कम से कम 182 दिन या उससे ज़्यादा दिन भारत में रहा होना चाहिए। कब, ये जो गत वर्ष था उसमें। ठीक है, तो एक्सेप्शन जो हैं, अपवाद हैं, वो कौन कौन से हैं, वो है एन इंडिविजुअल हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है वो क्या है, भारत का नागरिक है, सिटीजन बोल रहे हैं, नागरिक है। ठीक है, निवासी की बात नहीं कर रहे हैं, सिटीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि वो भारत का नागरिक है और भारत को, ठीक है, छोड़कर गया है पिछले वर्ष। ठीक है, ये जो गत वर्ष था उसमें छोड़कर गया है, किसके लिए, भारत से बाहर रोजगार के लिए। ठीक है, नौकरी करने के लिए, काम धंधा करने के लिए वो भारत को छोड़कर चला गया है। तो उस शर्त में क्या होगा, 182 दिन वाली कंडीशन लेके ही आप चलोगे। दूसरा अपवाद क्या है, एन इंडिविजुअल हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। अब कोई व्यक्ति है वो भारत का नागरिक है, ठीक है, सिटीजन की बात करें, वो क्या कर रहा है, ये जो गत वर्ष था उसमें भारत को छोड़कर गया, कैसे, एज ए क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। अब क्रू ऑफ एन इंडियन शिप का मतलब क्या है, इसका यहाँ पे मतलब है कि वो भारत का जो जहाज है, ठीक है, पानी वाले जहाज की बात कर रहे हैं, वो उसका एम्प्लॉय होना चाहिए, कर्मचारी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि भारतीय बेड़े का या भारतीय जहाज का कोई कर्मचारी, ठीक है, जो भारत का नागरिक है, वो भारत को छोड़कर जाता है गत वर्ष में, तो उस स्थिति में भी जो दूसरी शर्त रखी गई है, ठीक है ना, रेजिडेंट के लिए, वो वाली शर्त लागू नहीं होगी। ठीक है, उसमें 182 दिन वाली शर्त को ही मान के आपने चलना है। तीसरा अपवाद है हमारे पास, वो है
an Indian citizen or a person of Indian origin who is living or settled abroad coming on visit to India during the previous year। अब क्या है, कोई भारतीय नागरिक है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भारतीय मूल का हो, ठीक है, और बाहर विदेश में सेटल हो गया है या बाहर विदेश में रह रहा है और इंडिया में गत वर्ष में वो घूमने के लिए आया था। ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन, किसी व्यक्ति को भारतीय मूल का कब माना जाएगा, यदि ही इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, भारतीय मूल का कब माना जाएगा, उसको कहा गया वो तब माना जाएगा यदि उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी, ठीक है, या फिर नाना नानी, ये लिखा हुआ है पैटर्नल और मैटरनल, ठीक है, दादा दादी भी हो सकते हैं और नाना नानी भी हो सकते हैं, वो अविभाजित भारत में उनका जन्म हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके माता पिता का, दादा दादी का या नाना नानी का भारत में, कौन से भारत में, अविभाजित भारत में, यानी कि 1947 से पहले जो भारत था उसमें अगर उनका जन्म हुआ था, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो व्यक्ति जो है वो भारतीय मूल का है। ठीक है, तो ये वाली आपको तीन अपवाद बताए हैं। इन तीन अपवादों में क्या है कि ये आपने दूसरी शर्त लेके नहीं चलना है, इसमें सिर्फ पहले वाली शर्त लागू होगी कि गत वर्ष में 182 दिन या उससे ज़्यादा दिन भारत में वो रहा होना चाहिए। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट देखते हैं 2 एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, जो 2 अतिरिक्त शर्तें हैं वो कौन कौन सी हैं, ये दी गई हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में। एन इंडिविजुअल हु इज़ रेजिडेंट इन इंडिया, आपने रेजिडेंट के लिए ऊपर 2 शर्तें पढ़ ली थी कि दोनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त अगर कोई व्यक्ति पूरी कर देता है तो वो भारत का निवासी माना जाएगा। ठीक है, और उसके लिए कुछ अपवाद थे, जो 3 अपवाद वो भी बताए हैं। ठीक है, अब उसको अगर चाहता है कि वो साधारण निवासी बने तो उसको जो नीचे ये अतिरिक्त शर्तें बताई गई हैं उनमें से भी शर्तें जो हैं वो 2 शर्तें जो है वो उनको पूरी करनी पड़ेंगी। वो कैसे हैं, एन इंडिविजुअल हु इज़ रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन। तो उसको साधारण निवासी कब माना जाएगा, जब वो नीचे की 2 अतिरिक्त शर्तों को भी पूरी कर दे। तो 2 अतिरिक्त शर्तें क्या है, नंबर 1 है ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया at least 2 years out of 10 years immediately preceding the relevant previous year। वो भारत में, ठीक है, पिछले जो 10 वर्ष हैं, ठीक है, गत वर्ष से पिछले 10 वर्ष जो हैं उनमें अगर वो कम से कम 2 वर्षों तक भारत का निवासी रहा हो, ठीक है, तब। ठीक है, उसके बाद दूसरी शर्त है जो उसने पूरी करनी, वो है he has been in India for a period of at least 730 days during 7 years immediately preceding the relevant previous year। जो पिछला गत वर्ष है उससे पिछले 7 गत वर्षों में अगर वो भारत में 730 दिन या उससे ज़्यादा दिन भारत में रहा हो। ठीक है, तो साधारण निवासी कैसे बनेगा, तो पहले जो बेसिक कंडीशन है उन दोनों बेसिक कंडीशन में उसको एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये जो 2 अतिरिक्त शर्तें दी हैं, एडिशनल कंडीशंस दी हैं, इन दोनों को भी उसको पूरा करना पड़ेगा, तब हम उसको बोलेंगे कि वो भारत में साधारण निवासी है। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति क्या करता है, वो सिर्फ जो आधारभूत शर्तें हैं उनमें से किसी एक शर्त को पूरी करता है, निवासी तो बन जाता है। ठीक है, पर ये वाली 2 शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसको हम बोलेंगे कि वो भारत का निवासी है पर साधारण निवासी नहीं है, यानी कि वो क्या है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, NOR। ठीक है, तो ये आगे बता देते हैं, इफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल सेटिस्फाइज बोथ द अबव एडिशनल कंडीशंस ही शैल बी ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। ये अभी आपको बताया, इफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल सेटिस्फाई ओनली वन और नन ऑफ द अबव एडिशनल कंडीशंस ही शैल बी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये आपको ऊपर पहले भी बता दिया है, अगर बेसिक शर्तों में किसी एक शर्त को पूरी करता है लेकिन अतिरिक्त शर्तों को पूरी नहीं करता है तो वो क्या होगा, वो रेजिडेंट होगा बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, यानी कि असाधारण निवासी होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऊपर की जो आधारभूत शर्तें हैं उनमें किसी एक शर्त को या दोनों शर्तों को पूरी कर लेता है और अतिरिक्त शर्तें जो दोनों हैं उनको भी पूरी कर लेता है तो वो साधारण निवासी होगा। तो इसमें कुछ पॉइंट है वो आपने नोट कर लेने हैं।
वो क्या है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द स्टे शुड बी एट द सेम प्लेस। ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक स्थान में ही रहा होना चाहिए। आदमी जो है भारत में किसी भी स्थान में आ जा सकता है, किसी भी स्थान में वो रहा हो, उसको यही माना जाएगा कि उसका स्टे जो है इंडिया में है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द स्टे शुड बी कंटिन्यूस। ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो लगातार इंडिया में रहा होना चाहिए। अगर बीच में बाहर चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है, आ जाता है, तो जितने दिन वो इंडिया में रहा है वही वाला टाइम उसका काउंट होगा। द प्लेस एंड पर्पज ऑफ स्टे इज इमटेरियल। अब कौन से स्थान में रहा है वो इंडिया में और उसका रहने का उद्देश्य क्या था, इससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इफ ए पर्सन इज इन इंडिया ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ ए डे, देन द कैलकुलेशन शुड बी मेड ऑन एन आवरली बेसिस एंड ए टोटल ऑफ 24 आवर्स स्टे स्प्रेड ओवर ए नंबर ऑफ डेज शैल बी काउंटेड एज वन डे। अगर कोई व्यक्ति क्या है एक दिन में, ठीक है, बीच में रहा है पर वो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक नहीं रहा है, बीच बीच में रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये देखा जाएगा कि वो इंडिया में कब आया। पहले आगे रहा 4 घंटे के लिए, फिर रहा आगे 6 घंटे के लिए किसी और दिन, फिर उसके बाद हफ्ते बाद फिर आया, फिर वो 10 दिन रहा, 10 घंटे तक रहा इंडिया में। तो ऐसे फिर आपने क्या करना है, उसके ये देखना कितने आवर्स रहा है, कितने घंटे तक वो इंडिया में रहा है। अगर 24 घंटे बनते हैं तो उसको हम काउंट करेंगे एक दिन। ठीक है, फिर इन द एब्सेंस ऑफ एग्जैक्ट डाटा द डे ऑफ अराइवल एज वेल एज द डे ऑफ डिपार्चर शैल बी इंक्लूडेड फॉर डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। अगर हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है तो जिस दिन वो आया है और जिस दिन वो छोड़कर गया है इंडिया को, ठीक है, तो उसका अराइवल और डिपार्चर जो है उसको यही मान के चला जाएगा कि वो भारत का ही स्टे था। अराइवल वाले को भी भारत में स्टे माना जाएगा और जिस समय छोड़ के गया उसको भी इंडिया का स्टे मान के चला जाएगा, अगर हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि कितने कितने घंटे वो रहा है। ठीक है, द इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज बीइंग इन इंडिया इफ ही इज एट एनी प्लेस विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो भारत के समुद्र में रहा है लेकिन समुद्री के क्षेत्र जो है भारत के अंदर आ रहा है, तो भी उसको यही माना जाएगा कि उसका स्टे जो था वो भारत में है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है ऊपर की आधारभूत शर्तें में से किसी भी शर्त को पूरी नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि वो गैर निवासी है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल करने हैं, तो आपको बुक बताई हुई है, तो आपने उस बुक को अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। वीके पब्लिकेशन की बुक रिकमेंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसमें से आप डिटेल में से पढ़ लेना उसको।